अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार का जो टॉक शो आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, उस टॉक शो का नाम हमने रखा है उम्मीदवारी पर दावेदारी। उम्मीदवारी पर दावेदारी का मतलब ये है कि इस वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां चल रही है और अनकरीब महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणाएं भी, तारीखों की घोषणाएं हो सकती है बहुत जल्द। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं तो अलग अलग पार्टियों में अलग अलग कार्यकर्ता जो हमेशा से काम करते रहते हैं, पार्टियों में अपनी सेवाएं देते हैं, समाज को अपनी सेवाएं देते हैं। उनमें से कई लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर। किसी एक को टिकट फाइनल होती है, लेकिन जो लोग दावेदारी करते हैं उनकी कहीं चर्चा नहीं होती। तो इनकलाब समाचार का उद्देश्य ये है कि हर उस पर्दे के पीछे के चेहरे को सामने लाया जाए आपके, और पर्दे के पीछे का वो चेहरा भी आप जाने पहचाने और आपके जहन में रहे कि इस बार की दावेदारी में कौन कौन लोग किस किस पॉलिटिकल पार्टी से शामिल थे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इस मंच पे आकर के अपनी बात रख सकता है, हर एक सोच का व्यक्ति इस मंच पे आकर अपनी बात रख सकता है, और समाज से भी जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं समाज के लिए, उनके लिए भी इनकलाब समाचार का मंच खुला हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस शो की तरफ और आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। और हमारे आज मेहमान हैं श्री रमन पैगवार जी। रमन पैगवार नागपुर शहर का एक जाना माना नाम है, बहुत बड़ा नाम रहा है, हमेशा से समाज में भी नाम रहा है, पॉलिटिकल हलकों में भी रहा है, सियासी हलके के साथ साथ समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर धर्म और हर जाति में एक पैड बना चुका नाम है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री रमन पैगवार जी। रमन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और आपका इस्तकबाल हमारे शो में। शो का नाम है उम्मीदवारी पर दावेदारी। तो रमन भाई, आप जो उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप पहले अपना एक सियासी सफर थोड़ा सा बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं नागपुर शहर डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का 1992 में अध्यक्ष बना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के पहले मैंने अनेक जो पद रहते हैं, जैसे पहले मैं भोला बैसवारी जी के साथ वार्ड अध्यक्ष था, अच्छा, फिर सेक्रेटरी बना जी, फिर जनरल सेक्रेटरी बना जी, फिर भोला भैया हटे, भोला बैसवारी जी, तो मैं अध्यक्ष के रूप में जी यहाँ पे काबिज हुआ जी। 1992 में मैं यूथ यानी कांग्रेस आप का अध्यक्ष जमीन बना। से अर्श से फर्श से नीचे अर्श से की तरफ ऊपर, बढ़े हैं। हाँ। जी। एक सियासी कार्यकर्ता की परिपक्वता तभी आती है जब वो बूथ लेवल से काम करते करते ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो सफर रहा है बूथ से लेके विधायकी की तरफ बढ़ने का, इस सफर के दौरान में कई उतार कई चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। तो इसमें से कुछ ऐसी खट्टी मिट्टी कुछ यादें हो उतार चढ़ाव की? देखा है, देखिए, जो आपको पद मिला है जी, जैसा मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, जी, तो अध्यक्ष बनते वक्त मैंने ये गौर किया कि उस समय नागपुर शहर में जी, नागपुर सुधार प्लान जो है, जी, ESI जो है, जी, इकोनॉमिक AWS, जी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को छोटे छोटे प्लॉट्स देती थी जी, सस्ते दर पे। जी, तो मैंने अपने कार्यकारिणी में मैंने ये बताया, जी, भाई ये जब रेसिडेंशियल के लिए देते हैं 400 फुट के, तो हमने क्यों नहीं है बेरोजगार नवयुवकों के लिए 400-500 फुट के सस्ते में प्लॉट मांगना चाहिए। बिल्कुल सही है, अब ताकि वो कोई ना कोई छोटा मोटा धंधा कर सके। जी, अब ये इसके लिए मैंने आंदोलन किया। जी, आंदोलन किया तो NIT बड़े बड़े प्लॉट्स जो है ऑक्शन करती थी। जी, कई बार मैंने वो ऑक्शन कैंसिल किया, पुलिस उन्होंने बुलाई, पुलिस जी। ने डिटेन किया, कोई बात नहीं। जी, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि क्योंकि उनका ऑक्शन नहीं हो पा रहा था, जी, तो बोले पैगवार जी आप आइए, बोले, जी। और हमको प्रपोजल तो दो, बोले। हाँ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में आप क्या चाहते हैं हाँ। ये बताओ। फिर मैंने प्रपोजल दिया, मैं बोला हमको ये 500 स्क्वायर फीट के छोटे छोटे बार जो बेरोजगार नवयुवक है उनके लिए दिए थे, बिल्कुल। और उन्होंने प्रस्ताव रखे फिर। जी, तो 600 प्लाट जो है, आप ये कलमना मार्केट के बाजू में जो चिखली है, अच्छा, आप देखिए चिखली में छोटे छोटे प्लॉट्स प्लॉट्स थे। जी, उसके बाद पीली नदी में भी उन्होंने प्लॉट्स निकाले, 5-5 हजार में जी। प्लॉट्स दिए, जी, और कम से कम 1000-1200 लोगों को प्लॉट, 600 यहाँ 600 वहाँ। जी, तो ये इतना बड़ा काम था। जी। तो रमन भाई, जो आपने ये 1200 लोगों की सहायता नहीं की है, ये 1200 परिवार है। हाँ, correct। और 1200 परिवार में जो है हजारों लोग हो जाते हैं। हाँ, बराबर।
तो हजारों लोगों की रोजी रोटी की सहायता करना, ये जो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य के बाद में फिर आपका क्या रोल रहा, क्या आगे जर्नी कैसे बढ़ी फिर ये कई बार तो मैंने अपने रोल मेला लिया, बैंकों को बुला के प्रधानमंत्री रोजगार योजना उस समय चालू जी थी। जी और मैं PMAY हाँ। मैं मेरी एक आदत थी, मैं अटैक करता था किसी में भी, जी। तू कर क्यों नहीं रहा है ये, अच्छा, तू कारण बता ना। मतलब एक कर्मठ सिपाही की तरह कर्तव्यशील होके काम करते ऐसे रहे। कई काम किया मैंने, DIC का वर्कशॉप लिया, कई लिया जी। और ये जो अपना रूट है, ये जी। रास्ता वो चलते रहा। जी फिर क्या, फिर यूथ कांग्रेस का मुझे अध्यक्ष नहीं रहा मैं। जी उसके बाद मेरे को जनरल सेक्रेटरी करके जी कांग्रेस कमेटी में नियुक्त किए। जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र या नागपुर? नागपुर शहर, मैंने महाराष्ट्र में नहीं गया। अच्छा जी मैंने बोला मैं अपने शहर में देखूं ना। जी जी सही बात है। तो मैंने महाराष्ट्र में जो है जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुआ। जी। एक गाइडलाइन थी कांग्रेस कमेटी की महाराष्ट्र की कि जो रिटायर होता है यूथ कांग्रेस से, जी अब वो गाइडलाइन खत्म होगी, अब अच्छा। कुछ नहीं है, ओके। कि जो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पद से या अध्यक्ष पद से रिटायर होता है जी उसको सीनियर कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हो। ओके जी तो उस समय जो है मैंने किशोर काशीकर जी अध्यक्ष थे जी और उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, जी तो एक तरीके से मैंने पूरी कांग्रेस कमेटी कुछ सालों तक चलाया। ओके जी हाँ। मतलब जो कमांडिंग एक्सपीरियंस मिला आपको। हाँ, हाँ। जी 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 फिर देखिए, फिर मेरे को आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, और इनकलाब समाचार ऐसा ही मंच है जहाँ हर एक सच को उजागर किया जाता है और हर एक सच बयान किया जाता है। फिर मैं जो है, मुझे टिकट मिली कहाँ से, सेंट्रल नागपुर से, विधायक की नहीं, इसकी कॉर्पोरेशन की। जी उसमें पूरे नागपुर शहर में 3 अच्छा, 3 के प्रभाग जब बने थे। हाँ 3 का वार्ड था, फिर एक आखिरी जो है 4 का जी प्रभाग था। प्रभाग था जी। अब 4 के प्रभाग में जब मैं लड़ा, मैं कारपोरेटर, अब कारपोरेटर की जब मैंने अपनी रणनीति चालू किया तो मेरे पास बेचारे ये लोग आए। यानी आप फिर बीजेपी के द्वारा मनोनीत कारपोरेटर बने। हाँ। जी यानी उसको 2 साल निकल गए थे, ओके, कुछ मतलब टर्म 2 साल पूरा हो चुका था। नहीं, हाँ, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ गए थे। हाँ। तो वो 3 साल के लिए मुझे मिला। ओके ठीक है। उसी बीच में मेरे पास जो है चंद्रशेखर के समय 106 लोगों को कारपोरेशन के जी निकाल दिया गया था। अच्छा। ये बेचारे नितिन जी के पास जा जाके परेशान, विलास उत्तेबार जी के पास परेशान, अनिल सोले के पास जाके परेशान। तो ये जब मैंने ये पूरी स्टडी किया तो मैंने ये सोचा कि भाई ये एक्सेस में निकाले थे 89 और 16 लोग जो है, 17 लोग वो इरेगुलेटरी पे निकाले थे। तो मैंने बोला 89 लोगों को तो अपन ले सकते हैं ना। हाँ। तो फिर इसमें कई झंझट हुई, नितिन जी ने इसमें साथ दिया। ओके। किसमें जी ये पूरे प्रोसेस में नितिन जी बोले थे, नितिन गडकरी साहब जी। ये झूठ जो हाँ, सब हाँ, नहीं वो सही है। आपके सफर की बात कर रहे हैं, आपके सफर में जो भी हाँ। आपके आया है वो आपको बताना चाहिए ना। तो फिर क्या हुआ, कमिश्नर बोले ये हो ही नहीं सकता, प्रस्ताव नहीं रखने देता हूँ मैं। नितिन जी का वहाँ फोन भेजता था मैं। फिर उसने एक बार प्रस्ताव रखने के लिए बोला, रखने दिया। 2 प्रस्ताव में से चर्चा नहीं किया। मैंने दोबारा प्रस्ताव रखा, फिर मैंने बोला चर्चा तो करो, फिर नहीं बोले। फिर मैंने स्टैंडिंग कमेटी के 6 लोगों को लेके मैंने सही करके फिर भेजा। फिर उस पर चर्चा हुई, मैंने बोला आप एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दो और उसमें इंक्वायरी कमेटी बैठी 5 लोगों की। उसमें 5 लोग बीजेपी में मैं था। फिर वो इंक्वायरी कमेटी में मैंने पूरे तथ्यों की जो है। तो तब कारपोरेशन में सरकार कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी? नहीं, सत्ता इसमें बीजेपी कांग्रेस की थी। अच्छा। स्टेट में नहीं, म्युनिसिपल कारपोरेशन में, नागपुर बीजेपी म्युनिसिपल कारपोरेशन बीजेपी की थी। यानी आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ में खड़े हो गए थे? नहीं, वो बाद में बताता हूँ मैं। अच्छा। इसमें नितिन जी ने हेल्प की है। नितिन जी ने फिर वो सारी चीजें होने के बाद में इंक्वायरी कमेटी बनी। इंक्वायरी कमेटी के बाद मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई 200 पेज की। उस पे एक एडिशनल कमिश्नर ने फिर वो रिपोर्ट पे अपनी रिपोर्ट दी जी। फिर मैंने शिवाजीराव मोगे को पकड़ा। ओके। मतलब कोई ऐसी ऐसी बातें है, एक 89 लोगों की जिंदगी का सवाल है और आप इसमें कुछ वो करो। मोगे साहब भी बहुत अच्छे आदमी थे,
नितिन जी से बात हुई, रमन कहीं से भी होता हूँ तो कर लेना बोले। तो ये सब मैंने किया। और फिर वो जो प्रोसेस में वो लीगल उसकी सर्च हुई, सारी चीज़ें लीगल उस पर एडवाइस मिली, और उसको पृथ्वीराज चौहान ने जी शिवाजीराव मोगे के समय 89 लोगों को रीइंस्टेट किया। जब मोगे साहब गार्जियन मिनिस्टर थे हाँ, शायद। साहब। हाँ, गार्जियन मिनिस्टर थे जब मोगे भी। साहब। जी और ये बहुत बड़ा काम हुआ। जी। एक 89 लोगों को आज उसमें से बड़े बड़े अधिकारी है। हाँ। कोई एडिशनल कमिश्नर है, आपने एडिशनल तो नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर है जी। हनुमान नगर के। अच्छा। कोई अपने क्या जो ONM है उसका बॉस है जी और बेचारे सब लोग है। जी। अब नितिन जी से मेरी झंझट क्यों हुई हाँ वो बताता हूँ मैं। जी। अब नितिन जी मतलब ये जो सफर रहा, ये अभी आपका सफर कांग्रेस से बीजेपी में जाने हाँ। के बाद का रहा है। अब बीजेपी से कांग्रेस की घर वापसी कैसे हुई? उसके लिए बताता हूँ मैं। जी अब इसमें क्या हुआ, स्टार बस का जब जो मेरे पास अधिकार आया भारतीय जनता कामगार महासंघ का, जी मैं विदर्भ का अध्यक्ष बना नितिन जी ने। ओके। मैंने स्टार बस की मेरी यूनियन थी। जी अब स्टार बस की यूनियन के बाद मैंने पूरी स्टडी किया, जी। तो मैंने ऐसा देखा कि इन्होंने 64 लाख का गबन किया है। हो। क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में जी जो ओरिजिनल एग्रीमेंट में लिखा था कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर लेगा, वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में लिखा था। अच्छा। उन्होंने वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया। और तो अब उसके लिए मैंने सब बोला। मैंने हाउस में कई बार उठाया, हाउस में सब बोला मैंने। विकास बहु तो बाद में आए वो उसमें। अब कई चीजें हुई उसमें। फिर नितिन जी के पास लोगों ने कान भरे। जी मैंने नितिन जी को बोला, मैंने आपके खिलाफ बोला हुआ तो बताओ। मैंने इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में बोल रहा हूँ, और अटल जी ने बोला हुआ है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो करके। उस समय नितिन जी से मेरी और ये नीचे के पदाधिकारियों से झंझट होगी। जी नितिन जी से तो कम हुई, ये पदाधिकारियों से झंझट हुई। इन्होंने बोला भाऊ आप उसको बनाते हो वो ऑप्शन में, और वो आपके ऊपर ही लांछन लगाता है। तो वो सब चीजें बात हुई। फिर 2 साल बीतने के बाद में 1 साल मैं विकास ठाकरे के साथ रहा। ओके। वो विपक्षी नेता थे और मैं कांग्रेस में अघोषित रूप से कांग्रेस में चले गया। ओके जी। अब ये बोले आप कांग्रेस के साथ बैठते हो, हम आपको निकाल देते हैं। मैंने कहा, है क्या तेरी ताकत, निकाल दे। क्योंकि मैंने पूरी स्टडी कर लिया था। मैं नॉमिनेटेड कारपोरेटर हूँ, मेरे को कमिश्नर ने किया था। हाँ। राज्य सरकार की परमिशन से किया था। बिल्कुल सही। मतदान बीजेपी से थोड़ी बना था मैं। तो सारी चीजें वो मैंने किया। फिर विकास बाबू ने, एक तो ये काम हो गया, आपको 89 लोगों को मैंने वो किया। जी। ये जो 89 थे, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज थे या कॉर्पोरेटर्स भी इसमें कुछ शामिल थे, या कौन लोग थे? ये एम्प्लॉइज थे। ये एम्प्लॉइज थे 89, और इनको निकाला गया था इरेगुलेटरी ऑफ सर्विस के लिए। 106 थे। हाँ। 17 को इरेगुलेटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे निकाला था, और 89 को एक्सेस भर्ती। अच्छा, एक्सेस के नाम पे निकाला था। जी। तो फिर वो मैं इसमें सक्सेस हुआ, और मैंने विकास भाऊ का साथ दिया। विकास भाऊ ने मेरे को फिर यहाँ पे कांग्रेस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट बना है। जी। और मैं आज मेरा सफर जो है कांग्रेस में सही देखेगा तो 42 साल 40 साल का हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब एक जिंदगी का 2 हिस्सा। हाँ। मतलब वैसे माना जाता है 60 साल की एवरेज हाँ। लाइफ में या हाँ। 70-80 साल का जो है वो तो एक हनीमून पीरियड हो गया। हाँ। तो आपने 2 हिस्से पूरे हाँ। 40 साल दे दिए। तो और ऐसा नहीं, बीस- मेहनत करके, हाँ। यानी फॉर्मल हो के नहीं। हाँ। ये आज मीटिंग है तो पहले जा रहा हूँ, निकल जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जब चालू होंगी उसके बाद जो काम सौंपा जाएगा वो पूरा करूंगा। ये सारी चीजें मैंने दिया। जी। तो फिर उसके बाद से कांग्रेस में आप मौजूद हैं और कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए हैं। हाँ। अब पिछले 10 सालों में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले बहुत सारे लोग रहे हैं। हाँ। तो इन 10 सालों में फिर आपकी ऐसी कोई ये नहीं हुई बीजेपी में जाने की या कांग्रेस को छोड़ने पिछले की? 5 साल में जो बंटी शेल के बना जी। उस समय स्क्रीनिंग कमेटी में मेरा नाम था। अच्छा, स्क्रीनिंग कमेटी में। यानी 2 ही नाम थे, इसका और मेरा। करीब मानिक जी ठाकरे मेरे को बोले अब तुम जाओ, बोले हो जाएगा बोले। अब वो राहुल जी पे चड्डी बनियान जलाता था, तो राहुल जी के बोलते थे। हाँ। अब ठीक है, अपने भी वो चीज को आत्मसात कर लिए। ठीक है भैया तू देख ले, जितना हमसे होता हम करेंगे। अब जो समय आया है जी, इसमें बहुत ताकत से अपने दावेदारी की है। बहुत बढ़िया है। जी भैया, तुमको कैसा व्यक्ति हो ना जिसके जीवन में कोई डाक नहीं है। हाँ। 40 साल के राजनीतिक जीवन में जी। कोई भी पूछेगा
रेलवे स्टेशन पे ऑटो वाले को बोलेगा तो वो तिन्नर चौक पे पहुंचा देगा हाँ। एक बार करके। जी जिसकी फेस वैल्यू है, जी जिसके पब्लिक रिलेशंस है, जी जिसका भाई जनता दल से लड़ा था, जी। 18,500 वोट लिया था रवि ने। रवि बैगवार। हाँ, मेरे जी। छोटे भाई है ना, ओके, जी। उसने 18,500 वोट लिए थे। जी। वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जी। आपको जो परिवार का वजन है मध्य नागपुर में, जी मुस्लिम भाइयों को हम अपना बड़ा भाई समझते हैं क्योंकि वो बेचारे वोट देते जी। हैं और हमारे संबंध वैसे हैं उनसे, बिल्कुल सही है। नजदीकी संबंध है। जी कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे थोड़ी सी भी रिफ्ट है। जी मैं कभी भी अभी वो टिकटें मांग रहे तो मैं बोल रहा हूँ उनको मिलेंगी तो मैं काम करूँगा। जी वो पार्टी तय करेंगी जी किसको देना है। जी मैंने एक शब्द नहीं निकाला, मैं उनके फेवर में हूँ। जी। ऐसा तो चलिए दोस्तों, आप इस वक्त शो देख रहे थे इनकलाब समाचार का उम्मीदवारी पर दावेदारी में आज मध्य नागपुर से कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने उम्मीदवारी अपनी दर्शाई है या मजबूती से पेश की है, उनका नाम है आज के शो में हमारे साथ जो मौजूद रहे श्री रमन पैगवार जी। आपने रमन पैगवार जी को सुना, समझा, जाना। अभी आगे इनकी पार्टी किसको टिकट देंगी ये आप और हम तो नहीं जानते, ये पार्टी और पार्टी के लोग ही बेहतर समझे और बेहतर जाने। जो भी उम्मीदवार फाइनल होके आएगा, बाकी ये सब लोग उसके साथ में कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लेकिन हम आपके सामने इन सबको इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि आप उन लोगों को भी जाने कि ये पर्दे के पीछे के वो लोग हैं जो एक विधायक के लिए दावेदारी पेश करने में विधायकी के लायक है और नहीं है, वो समझ रखते हैं नहीं रखते हैं, वो जानकारी इनके पास है या नहीं है, और ये कितने सालों से सियासी दुनिया में जिंदगी जीते हैं। तो चलते चलते आप दर्शकों से कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देख रहा है, जिसके पास विजन है जी, जो मृदुभाषी है, जो आप सबके साथ मिक्स हो सकता है, जी। आप ये दबाव बनाइए कि रमन पैगवार को टिकट मिले। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको कसम खाता हूँ लगे तो, कि मैं आपके साथ अपनी जो 5 साल की जिंदगी जो है जी। वो पूरी 24/7 दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, रमन भाई ने 2 बड़े वादे किए हैं कि अगर वो चुन के आते हैं तो जो ब्लूप्रिंट उनके पास में बुनकर हलवा समाज के लिए, मोमिन समाज के लिए है, उस ब्लूप्रिंट पे वो काम करेंगे। और साथ ही साथ ये आश्वासन भी दिया है कि अगर वो चुन के आते हैं, पार्टी टिकट देती है, तो 24/7 आपकी सेवा में तत्पर हाजिर रहेंगे। वैसे तो खैर एक चीज बोली जाती है रमन भाई, नेता कभी ना होता सच्चा। तो पर वो इसमें वादे रिकॉर्ड देखा और जाता है। जुमले के बीच की दुनिया ऐसा है ये। इसमें रिकॉर्ड देखा जाता है जी जी कि पिछला रिकॉर्ड क्या है इसका, हम्म। वो भी देख के फैसला पिछले करते ना। 10 साल में जो ट्रेंड चेंज हो गया ना, वो तो जुमला हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। जी क्या है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये मेरा आखिरी मौका है जी और ये मौका को मैं लोगों के लिए उपयोग करना चाहता हूँ, बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं। जी 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 जी। तो चलिए, आप सबके लिए हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, अपनी बात आपने रखी, हमारे दर्शकों तक के आपकी बात हम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। और आने वाले चुनाव में जो भी सीन बनता है आपके लिए, जो जहां जहां दर्शक हमारे सुनकर आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, वो होने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा आह्वान और आखिरी जो मेरा मैसेज होता है हर वीडियो में, कि आप अपने पड़ोसी का बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ में सियासी पार्टी कभी नहीं खड़ी होती है आपके बुरे वक्त में। आपका पड़ोसी सबसे पहले आपके बुरे वक्त में आपके साथ देता है और आपके पास होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आप पर फर्ज भी कर दिया है, और जो मेरे गैर मुस्लिम भाई है उन पर भी उनके धार्मिक ग्रंथों ने ये बात है तो वाजे कर दी है कि आपका पड़ोसी जो है आपका पहला परिवार होता है, और आप अपने पड़ोसी के साथ में बहुत प्यार मोहब्बत से रहे। ये तो सियासत की नफरतें आएंगी जाएंगी चले जाएंगी और वो जिएंगी नहीं, लेकिन उसके लिए आपको और हमको मोहब्बत की जो बुनियाद है, जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद है, उस तहजीब को मजबूत करना है और नफरत से देश को बचाना है। देश का अमन और सुकून ही हमारा, हम सब की धरोहर है, हम सब की संपत्ति है। तो अपनी अपनी संपत्ति की हिफाजत के लिए हम सबको दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, और मैं इनकलाब समाचार के माध्यम से इस संकल्प को लेकर चल रहा हूं। आप भी आए, आप भी जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, और मैं आपके विचार को संकल्प के साथ में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमारे संकल्प का साथ दिया और आप हमारे संकल्प के साथ है। हम आपको हमेशा अपने साथ पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप भी हमेशा अपने साथ पाएंगे इस संकल्प में। दोस्तों इजाजत दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।